हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ तक्षा इंस्टीट्यूट। आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आसाम बोर्ड में आए प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस फॉर द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंस हर साल इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देखो क्या गिवन है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कंस्टेंट। तो मुझे रेट कंस्टेंट की वैल्यू गिवन है और मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, मुझे ऑर्डर बताना है रिएक्शन का। तो मुझे पता है मैं किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट को देख के मैं उसका ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। मुझे पता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन unit of rate constant is mole per liter per second. For first order it is per second and for second order it is liter per mole per second. तो यहाँ पे देखो क्या यूनिट गिवन है, यहाँ पे रेट कंस्टेंट की यूनिट गिवन है लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो मैं कह सकता हूँ हमारा रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का होगा, तो इट विल बी ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, the initial concentration of N2O5 in the following first order reaction was 1.24 into 10 to the power minus 2 mole per liter at 318 Kelvin. The concentration of N2O5 after 60 minutes was 0.20 into 10 to the power minus 2 mole per liter. Calculate the rate constant of the रिएक्शन एट 318 केल्विन। तो मुझे क्या गिवन है, मुझे एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है और मुझे कह रहा है कि ये जो N2O5 है इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना गिवन है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है 1.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल पर लीटर। अच्छा, आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 60 मिनट्स द कंसंट्रेशन बिकम्स 0.20, मतलब 60 मिनट के बाद कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी N2O5 की 0.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल पर लीटर। टी कितना गिवन है 60 मिनट्स। मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है कि रेट कंस्टेंट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मुझे पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कंस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए। ठीक है, अब मुझे देखो, मुझे टी पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, तो क्या मैं के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? ये देखो, ये क्या है 2.303 बाई 60 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन क्या गिवन थी बताओ, 1.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 1.24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या गिवन है 0.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, अब देखो कि क्या ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 6.2 टाइम्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2.303 बाई 60 इंटू लॉग 6.2। अच्छा, इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो लॉग 6.2 की वैल्यू जो आती है वो आती है 0.8। ठीक है, तो 2.303 बाई 60 इंटू 0.8, और जब मैं इस पूरे को कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी वैल्यू जो आ जाएगी इट विल बी 0.03। अच्छा देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, टाइम इनवर्स। तो यहाँ पे मैंने टाइम की वैल्यू किस में पुट करी है, मिनट्स में, तो यूनिट क्या हो जाएगी मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। नेक्स्ट, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो देखो, मेरे को कहा गया है कि एक रिएक्शन है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि रिएक्शन क्या है, ए प्लस बी गोज टू प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मेरे को क्या पूछा है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, के
अब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना गिवन है 1 और बी के रेस्पेक्ट में कितना गिवन है 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। नेक्स्ट मुझे पूछता है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। मतलब अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीज कर देता हूँ 3 टाइम्स कर देता हूँ तो रेट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो देखो अगर मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता हूँ बी की तो जो नया रेट होगा मैं उसको आर डैश मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3b, मैंने कंसंट्रेशन बी की 3 टाइम्स कर दी तो ये क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर बाहर आते ही क्या हो जाएगा 9, तो 9 KA B स्क्वायर, और ये अल्टीमेटली ये पूरा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा का पूरा इस R को ही रिप्रेजेंट करता है। तो R डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9R। तो मैं कह सकता हूँ ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B 3 टाइम्स रेट बिकम्स क्या, रेट बिकम्स 9 टाइम्स, ठीक है। तो इसको पूरा लिखना होगा कि ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी रेट बिकम्स 9 टाइम्स। नेक्स्ट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for 25% completion at 308 Kelvin, calculate activation energy। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन इन्वॉल्व करता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मेरे को डेटा को पहचानना है। तो मुझे क्या डेटा गिवन है कि टाइम कंप्लीशन फॉर 10% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 Kelvin is equals to that of time required for completion of 25% reaction at 308 Kelvin। मुझे पूछा है ये क्या होगा, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कंस्टेंट मतलब रेट एक्सप्रेशन लिख लेंगे। तो फर्स्ट केस में देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ अगर बात करूँ 298 केल्विन पे रेट कंस्टेंट की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगी 2.303 बाई टी लॉग 10% कंप्लीशन। मतलब इनिशियल अगर कंसंट्रेशन मैं 100 मान लेता हूँ तो कितना परसेंट रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका है 10%, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन विल बी 90, ठीक है। तो ये था T 10%। नेक्स्ट मैं क्या लिख सकता हूँ K 308 इक्वल्स टू 2.303 बाई T 25%। तो ये क्या हो जाएगा लॉग 100 बाई 25% अगर रिएक्ट कर चुका है तो कितना बाकी होगा, तो 100 माइनस 25 दैट इज 75, ठीक है। तो ये दोनों को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2.303। अब मुझे कहा है ये दो टाइम इक्वल है तो मैं दोनों केस में टाइम को क्या मान लूंगा t मान लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा log 10/9 और ये क्या हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग ऊपर आ जाएगा 4 नीचे आएगा 3। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 2। 2 डिवाइड बाई 1 करता हूं तो क्या आएगा, देखो अगर मैं 2 डिवाइड बाई 1 कर देता हूं तो क्या आ जाएगा K 308 बाई K 298। तो ये क्या हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग 4/3 2.303 बाई टी लॉग 10/9। अब देखो क्या ये कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, हाँ बिल्कुल ये कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं 308 4/3 10/9, ठीक है, ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरी जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल्स टू 2.73। तो मुझे क्या पता चल गया K 308 बाई K 298 क्या हो जाएगा 2.73।
अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का तरीका क्या था? जब मुझे दो डिफरेंट टेम्परेचर और दो डिफरेंट रेट कंस्टेंट्स पता हो, तो तरीका था log K2 by K1 इक्वल्स टू EA by 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। तो ये क्या था? K2 था रेट कंस्टेंट एट टेम्परेचर T2 एंड K1 इज द रेट कंस्टेंट एट टेम्परेचर T1। तो अभी मैं क्या कर दूंगा, मेरा K2 क्या हो जाएगा? K308 और ये क्या हो जाएगा? K298। तो ये क्या हो जाएगा? ये मुझे निकालना है 2.303। R की वैल्यू क्या होती है? R क्या है? यूनिवर्सल गैस कंस्टेंट, और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करनी है अपन को? 8.314। तो T1 क्या था? तो T1 है 298 और T2 क्या है? 308। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या ये वैल्यू मेरे को पता है? हाँ पता है। तो ये क्या हो जाएगा? log 2.73 इक्वल्स टू EA बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू क्या हो जाएगा? एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो ये हो जाएगा 298 इंटू 308 माइनस 298। अब जब मैं इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मेरी क्या है? वैल्यू निकल जाएगी, और यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आएगी एक्टिवेशन एनर्जी की, ये आएगी 7623 जूल के आसपास। ठीक है, और अगर मैं इसको किलो जूल में ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू 76.623 किलो जूल। तो इस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन था, तो ध्यान से करना। ठीक है, नेक्स्ट, सो दैट द रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फॉर द रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में मुझे दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला पार्ट में मुझे पूछा गया है कि मेरे को प्रूफ करो कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सेकेंड पार्ट में मुझे पूछा है रेट कांस्टेंट की यूनिट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको पार्ट पार्ट करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में मेरे को क्या कहा है? मेरे को कहा है कि प्रूफ करो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो मुझे पता है कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज व्हाट? KT इक्वल्स टू 2.303 log A0 बाई A। अब ये A0 किसको रिप्रेजेंट करता है? ये A0 रिप्रेजेंट करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड A रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। अब देखो हाफ लाइफ पीरियड, तो व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? तो मुझे पता है द टाइम एट विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड, द टाइम एट विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन रिएक्टेड इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ में T को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? T हाफ से, और कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर हो जाएगा? A0 बाई 2, क्योंकि मुझे पता है कि 50% ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो कितना रिएक्टेंट बाकी रह जाएगा? A0 बाई 2। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ये वैल्यू जो है मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूंगा। तो जब मैं ये वैल्यू एक्सप्रेशन में पुट करता हूँ क्या आ जाएगा? KT हाफ इक्वल्स टू 2.303 लॉग, ऊपर तो A0 ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा? A0 बाई 2। अब देखो क्या होगा, ये A0 कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में करता हूँ, क्या हो जाएगा? KT हाफ इक्वल्स टू 2.303 लॉग 2। ठीक है, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ मुझे पता है log 2 की वैल्यू कितनी होती है?
log 2 की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.301, तो ये कितना हो जाएगा 0.693। तो अब मैं टी हाफ की वैल्यू अगर कैलकुलेट करता हूँ, ये किसके बराबर आ जाएगी 0.693 बाई के। ये क्या हो गया, ये मेरा टी हाफ का एक्सप्रेशन हो गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पे क्या मुझे कोई इनिशियल कंसंट्रेशन वाली टर्म नजर आ रही है? नहीं सर, यहाँ पे कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाली टर्म नजर नहीं आ रही। तो मैं कह सकता हूं कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज independent of initial concentration of reactant। तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट में मुझे क्या पूछता है। सेकंड पार्ट में मुझे पूछा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड पार्ट में मुझे पूछा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या होगा यूनिट, हाँ, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये होती है रेट कांस्टेंट की यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये था मेरा सेकेंड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 follows a first order reaction. In 50 minutes, the concentration of H2O2 decreases from 0.5 to 0.125 molar in one such decomposition. When the concentration of H2 reaches 0.05 molar, what is the rate of formation of O2? तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को कहा गया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो मुझे इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन आप लोग के NCERT में गिवन है कि डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 क्या होता है, कैसा रिएक्शन होता है, इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो क्या होगा, H2O2 जब डिकम्पोज होगा मुझे क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वाटर और ऑक्सीजन, ठीक है। और ये कैसा रिएक्शन है, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब मुझे कहता है कि 50 मिनट्स लगते हैं कंसंट्रेशन को 0.5 से 0.125 मोलर तक पहुंचने में। तो मैं क्या निकाल सकता हूं, तो मुझे ये पता है, मैं सबसे पहले K की वैल्यू निकालूंगा। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो K इक्वल्स टू 2.303 log A0 बाई A। तो देखो क्या हो गया, 2.303, टाइम कितना गिवन है 50 मिनट्स, और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.5 और फाइनल क्या है 0.125, ठीक है। अब देखो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्या हो जाएगा, ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, 2.303 बाई 50, log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 बाहर आ जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 2 log 2, ठीक है। अब देखो मुझे पता है कि log 2 और 2.303 को मैं मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 0.693, बचा क्या, इधर में बचा 2 और 50, तो 2 बाई 50, तो ये क्या हो जाएगा 0.693 बाई 0.693 बाई 25, और यूनिट पर मिनट। लेकिन मेरे को क्या पूछा गया है, मेरे को पूछा गया है कि जब H2O2 का कंसंट्रेशन होगा इतना, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कितना होगा। तो देखो मैंने आप लोग को रेट ऑफ फॉर्मेशन
और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में क्या लिखना सिखाया था, रेट इक्वेशन लिखना सिखाया था। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। ये जो रिएक्शन है इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि रेट इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, इक्वल्स टू डी H2O बाई डी टी। अच्छा ये 1/2 है तो 1/1/2 DO2 बाय डी टी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो KH2O2, ठीक है, हो जाएगा। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इनको भूल जाओ, बस इन दोनों को देखो। तो जब मैं इन दोनों को देखता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस DO2 बाई डी टी इक्वल्स टू के की वैल्यू मेरे को क्या मिली 0.693/25, 0.693/25, और कंसंट्रेशन H2O2 का क्या है 0.05। तो अब ये मेरे को निकालना है फॉर्मेशन ऑफ O2, तो ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0.693/25 इंटू 0.05। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्या आ जाएगा आंसर, तो देखो ये कैंसल आउट होके ओवरऑल आंसर आ जाएगा 6.93 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर, ठीक है, 6.93 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शो दैट इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन R गोज टू P इज इतना। मुझे प्रूफ करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट लो है वो क्या है, ये वाला है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं क्या मान लूंगा, एक रिएक्शन है R गोज टू P, ठीक है, और ये कैसा ऑर्डर का रिएक्शन है, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एट टाइम इक्वल्स टू 0 मैंने R की कंसंट्रेशन क्या कंसीडर कर ली A, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। एट टाइम t इक्वल्स टू t मैं मानता हूँ इसका x अमाउंट रिएक्ट कर जाता है, तो इसका अगर x अमाउंट रिएक्ट करता है इसका कितना फॉर्म होगा x, है ना, इसके एक से इसका एक बनता है तो इसके एक से इसका एक x बनेगा। तो अब मैं क्या मान लेता हूँ कि ये क्या हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा R0 से, और ये क्या हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ R इक्वल्स टू माइनस dr बाय dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K R, सिंस ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये है डिफरेंशियल रेट लो, ये है रेट लो। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, तो देखो क्या करता हूँ मैं, ये R नीचे आ जाएगा और ये माइनस उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा dr बाय R इक्वल्स टू माइनस K dt। अब मैं क्या करूँगा इंटीग्रेशन कर दूंगा फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 से टाइम t इक्वल्स टू t पे t तक। तो मुझे पता है कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 0 मैंने क्या मान के रखा है R0, और टाइम t पे R, तो ये क्या हो जाएगा R, ठीक है। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं देखो क्या होगा, मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x क्या होता है ln x होता है। तो यहाँ पे x किसको रिप्रेजेंट करता है ln r, ठीक है, ये क्या हो जाएगा r
आर नॉट इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी क्या हो जाएगा, के कंस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी टी का कंस्टेंट क्या हो जाएगा टी, और टाइम टी इक्वल्स टू टी से ये ऐसे। तो ये क्या लिख सकता हूँ, एक बार मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा, एक बार ये पुट करूँगा, तो क्या हो जाएगा एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस 0। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, ये माइनस इधर आ गया तो क्या हो जाएगा एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर इक्वल्स टू के टी। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ के टी इक्वल्स टू, मेरे को पता है एल एन एक्स माइनस एल एन वाई, क्या लिख सकता हूँ एल एन एक्स बाय वाई, तो वही यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ एल एन आर नॉट बाय आर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट के टी, एल एन को मैं रिमूव करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ 2.303 लॉग आर नॉट बाय आर, तो क्या आ जाएगा k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाय आर, हैंस प्रूफ्ड। यही मेरे को प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट ऑफ 0.0051 per minute. If we begin with 0.10 molar concentration of the reactant, what concentration of reactant will remain in solution after 3 hours? तो मुझे रेट कंस्टेंट गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, टाइम गिवन है, मेरे को फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पूछा गया है, और ये भी गिवन है। क्या है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मुझे पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, के टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए। अच्छा देखो बच्चों, और एक फॉर्मूला है। अब सपोज अगर मेरे को क्या निकालना है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए इक्वल्स टू ए नॉट ई माइनस के टी, इसी से ये निकल के आता है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो मेरे को ए फाइंड आउट करना है, मुझे ए नॉट गिवन है, ए नॉट कितना गिवन है 0.10, ई माइनस के की वैल्यू गिवन है, कितना है के का वैल्यू 0.0051 पर मिनट, और टाइम कहाँ क्या गिवन है 3 आवर्स। यहाँ पे मैंने अगर के की वैल्यू मिनट में पुट करी है पर मिनट में, तो यहाँ पे जो टी की यूनिट पुट करनी होगी वो भी किस में करनी होगी, मिनट में। तो 3 आवर्स में कितने मिनट होते हैं बच्चों, अगर 3 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 3 इंटू 60 डेट इज 180, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 180। तो इसको मैं जब अगर सॉल्व करता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.10, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली निकल के आएगी 0.399। ठीक है, तो इसको मैं 0.4 कंसीडर कर सकता हूँ, 0.4 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0.04, और ये क्या है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर या फिर मोलर। तो इस तरह से मैं ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट पूछा है, देखो why H2 and O2 do not react at room temperature? Write the rate equation for the reaction A2 plus 3B2 goes to twice C if the overall order of the reaction is 0। तो यहाँ पे भी दो पार्ट है क्वेश्चन के। पहले पार्ट में पूछता है कि H2 और O2 इन लोग रूम टेम्परेचर में रिएक्ट क्यों नहीं करते, मतलब प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते। तो मैंने बोला था, मैंने कोलिजन थ्योरी पढ़ाया था, तो कोलिजन थ्योरी में बताया था कि रिएक्शन होने के लिए दो कंडीशंस ज़रूरी है, एक तो एनर्जी कंडीशन और दूसरा ओरिएंटेशन। एनर्जी में दो एनर्जी बताई थी, एक तो बताई थी थ्रेशोल्ड और दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है रिएक्शन का वो बहुत हाई होता है,
और एक्टिवेशन अगर एनर्जी अगर हाई है तो वो जल्दी से क्या नहीं होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक नहीं पहुंचेगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी तक नहीं पहुंचेगा मतलब वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है और रिएक्शन नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूं कि सिंस एट रूम टेम्परेचर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज वेरी हाई, देयरफॉर द रिएक्शन ऑफ H2NO2 इज नॉट फिजिबल या फिर स्पॉन्टेनियस एट रूम टेम्परेचर। तो क्या है कि दिस इज, देखो तो मैं लिख सकता हूं H2NO2 डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज activation energy for this reaction is very high at room temperature। तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट में मुझे क्या गिवन है। सेकेंड पार्ट में मुझे एक रिएक्शन गिवन है A2 प्लस B2 3B2 goes to twice C और मुझे कहता है कि द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0। तो मुझे पूछ रहा है कि रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल ऑर्डर 0 है तो R किसके बराबर हो जाएगा, K के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction। मतलब मुझे कहा गया है, मुझे प्रूफ करना है कि टाइम कंप्लीशन फॉर 99% ऑफ द रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% ऑफ द कंप्लीशन। क्या प्रूफ करना है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज किसके बराबर, 2 इंटू ये वाला, ठीक है। तो चलो देखो मुझे गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है देख लो। सबसे पहले मुझे T99% निकाल लेना है। अगर मैं बात करता हूँ T99% की तो ये क्या हो जाएगा 2.303 बाई K लॉग। अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लेता हूँ तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है कि 99% रिएक्टेंट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मीन्स फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी 1। ओके, वैसे ही अगर मैं अब इसके लिए T90% निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2.303 बाई K लॉग 100। अब 90% रिएक्ट हो चुका है तो कितना बचेगा 10, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.303 बाई K लॉग 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं 2 लॉग 10 भी लिख सकता हूँ। और ये क्या हो जाएगा 2.303 बाई K, 10 से 10 गया तो क्या हो जाएगा लॉग 10। अब इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो अगर मैं 1 डिवाइड बाई 2 करता हूँ, 1 डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो क्या हो जाएगा T99% बाई T90 इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा 2.303 बाई K इंटू 2 इंटू लॉग 10। और यहाँ पे क्या है 2.303 बाई K इंटू लॉग 10। तो कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, हाँ ये। तो क्या बाकी रह गया T99% बाई T90 इक्वल्स टू 2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि T99% इक्वल्स टू ट्वाइस T10%, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से अपन को अप्रोच करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है कि फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, फॉर अ सर्टेन केमिकल रिएक्शन वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन इन, ये है ln R वर्सेस टाइम इन सेकेंड प्लॉट इज गिवन बिलो। मेरे को ln R और टाइम इन सेकेंड का प्लॉट गिवन है। अब मेरे को पूछता है कि फॉर द रिएक्शन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवाया था 0 ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। तो देखो इस ग्राफ को देख के मैं आराम से बता सकता हूँ कि ये कौन से ऑर्डर का ग्राफ है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1 का फर्स्ट
ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड बात क्या पूछ रहे हैं देखो कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब मेरे को अगर क्या पता चल गया है, मेरे को अगर ऑर्डर पता चल गया है तो मैं क्या बता सकता हूँ, यूनिट बता सकता हूँ किसकी, के की। के रिप्रेजेंट्स रेट कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड टी हाफ। तो मुझे पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ और के का रिलेशन क्या होता है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के। लास्ट, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द अबव लाइन इंडिकेट, मतलब इसका स्लोप जो है किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में कौन है, ln r। तो मेरे को कौन सी इक्वेशन को लिखना है, इन दोनों को रिलेट करने वाली इक्वेशन को लिखना है। तो मुझे पता है ln r नॉट बाई r इक्वल्स टू क्या होता है, kt। अब ln r नॉट माइनस ln r इक्वल्स टू kt। तो ये क्या आ जाएगा, ln r इक्वल्स टू ln r नॉट माइनस kt। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये है y, ये क्या है x, ये क्या है इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस के को। तो क्या हो जाएगा आंसर, स्लोप रिप्रेजेंट्स माइनस के, ये m हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से अपन को बहुत ही आसान तरीके से बिना टेंशन लिए सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। मतलब हमें पूछा है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रेट कांस्टेंट पे। तो मुझे पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है और साथ ही साथ क्या बढ़ता है, हमारा रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाता है। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस, ठीक है। तो जनरली फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 to 3 टाइम्स। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। म्यू मतलब क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर t plus 10 बाय रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर t इक्वल्स टू 2 to 3। तो बस ये कहना चाहता हूँ मैं इस आंसर के माध्यम से कि जब भी अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मतलब विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर जो रेट होती है रिएक्शन की वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब अगर और अच्छे से समझना है तो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो आर्हेनियस ने दिया था। आर्हेनियस ने दी थी आर्हेनियस इक्वेशन, जो मुझे बताता है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन टेम्परेचर। और आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, K इक्वल्स टू A E माइनस ई ए बाई आर टी। तो इससे मैं पता कर सकता हूँ कि टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट कैसे वेरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल द मॉलिक्यूलरिटी बी इक्वल टू 0 एक्सप्लेन। क्या पूछा है कि क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी 0 होगी या फिर नहीं होगी, क्या होगी एक्सप्लेन करो। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मेरे को दो बातों का पता होना चाहिए। पहली बात कि ऑर्डर क्या होता है और दूसरी बात मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। तो जब मैं बात करता हूँ ऑर्डर की, इट इज़ द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। मतलब जो हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है उसकी कुछ पावर्स होती है। उन पावर्स का जब मैं सम करता हूँ तो वही क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और ऑर्डर मुझे क्या बताता है, ऑर्डर बताता है डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। मतलब मैं अगर किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूँ तो रेट कैसे चेंज हो रही है उसका आइडिया देती है मुझे ये ऑर्डर। और ऑर्डर जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब जब मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूलरिटी की, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, इट इज़ द
number of reacting species that must collide with one another simultaneously for the formation of product। मतलब किसी भी रिएक्शन को होने के लिए कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अब देखो, अगर रिएक्टेंट स्पीसी नहीं रहेगा तो क्या रिएक्शन होगी, नहीं होगी। तो एटलीस्ट एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल का प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर एक भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मौजूद है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 1। तो मैं कह सकता हूँ कि मॉलिक्यूलरिटी अगर 0 है तो रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट स्पीसीज ही नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ मॉलिक्यूलरिटी जो है 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ऑर्डर 0 हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती। तो देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू ऑकर देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड हेंस वी से मॉलिक्यूलरिटी कांट बी 0। Thus we say a zero order reaction cannot have zero molecularity। ये चाहे zero order reaction हो या कोई सा भी order reaction हो, समझ में आया। molecularity किसी भी reaction की 0 नहीं हो सकती। Next, a first order reaction has a rate constant of 10 to the power minus 2 per second। How much time will be taken for 20 gram of the reactant to be reduced to 5 ग्राम। मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है और मुझे कहता है कि उसका रेट कांस्टेंट है इतना। ठीक है, अब कितना वक्त लगेगा इनिशियल कंसंट्रेशन को यहां तक पहुंचने में। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 20 ग्राम, फाइनल है 5 ग्राम। तो मुझे देखो क्या क्या गिवन है, मुझे k की वैल्यू गिवन है। तो k क्या है, 10 टू द पावर माइनस 2 पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ए नोट से, इट इज़ 20 ग्राम। फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, 5 ग्राम है। तो मुझे पूछता है टाइम कितना लगेगा। तो क्या मुझे रेट एक्सप्रेशन या रेट, तो ये क्या होगा, t इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाय ए, ये मुझे पता है। अब 2.303 नीचे क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 2 लॉग ये क्या हो जाएगा 20 बाई 5। तो ये 4 टाइम्स गया। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.303 इंटू 2 लॉग 2 बाई 10 टू द पावर माइनस 2। अच्छा, अब देखो ये क्या हो जाएगा, मुझे पता है 2.303 और log 2 का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है 0.693 इंटू क्या दिया है 2 बाई 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये जो है इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। ये सेकंड में आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो पुट करी है वो सेकंड में पुट करी है। तो सॉल्व कर लो क्या होगा। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3 टू जा 6, 9 टू जा 18, 19 हाथ में बचा 1। ठीक है, तो इस तरह से अपन को ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, next, for a reaction twice NH3 goes to N2 gas plus 3H2 gas, rate equals to K। Write down the order and molecularity of this reaction, write unit of K। तो ये क्या है, एक रिएक्शन गिवन है और मुझे कहा है रेट किसके बराबर है, रेट कांस्टेंट के बराबर है। अच्छा, रेट कौन से केस में रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, हाँ रेट कौन से केस में, फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर। रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, के NH3 टू द पावर 0, तभी तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 0। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी,
तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2। सेकेंड पार्ट में मुझे क्या पूछा है? यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से अपन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन A प्लस बी गोज टू प्रोडक्ट द रेट इज गिवन बाय, रेट लो मुझे गिवन है, मुझे पूछता है हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, फर्स्ट पार्ट कर लेता हूँ कि कहा है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड, तो मैंने नए रेट को मैंने क्या मान लिया? मैंने नए रेट को R' मान लिया। तो डबल मतलब ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा? 4AB स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 4R। तो ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B द रेट विल बिकम 4 टाइम्स। ओके, कितना टाइम्स? 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ A इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। क्या गिवन है कि अगर मैं A का कंसंट्रेशन क्या ले लेता हूं? बहुत लार्ज, तो फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? तो याद करो, मैंने आप लोग को स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन पढ़ाया था। तो जब भी हम लोग किसी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्सेस में ले लेते हैं, तो मैं क्या मान सकता हूं कि उसकी कंसंट्रेशन कंस्टेंट है, और उसको फिर मैं रेट लॉ में कंसिडर नहीं करता। तो यहाँ पे मैं A की कंसंट्रेशन क्या मान लूँगा? कंस्टेंट मान लूँगा। तो यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? दिस। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगी? ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू। ठीक है, नेक्स्ट, शो दैट in a first order reaction time required for completion of 99% is 10 times of half life of the reaction। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी एक बार किया है, चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो T99 क्या प्रूफ करना है? इक्वल्स टू 10T हाफ, है ना? यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं T99.9 का एक्सप्रेशन निकलूंगा, क्या हो जाएगा? 2.303 बाई के लॉग, ऊपर क्या आ जाएगा? 100। इतना रिएक्ट कर चुका है तो कितना बचेगा? 0.1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2.303 बाई के लॉग, ये क्या हो जाएगा? 1000। तो 1000 क्या हो जाता है? 10 टू द पावर 3। तो 2.303 बाई के इंटू लॉग 10 टू द पावर 3, तो 3 बाहर आ जाएगा। तो 2.303 बाई के इंटू 3, है ना? अब हाफ लाइफ निकालो, तो हाफ लाइफ किसके बराबर हो जाएगा? T हाफ इक्वल्स टू, मुझे पता है इट विल बी इक्वल्स टू 2.303 इंटू 2 बाई इंटू बाई के लॉग 100 बाई 50। तो ये गया 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा? 2.303 बाई के लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है? 2.303 बाई के इंटू 0.301। ठीक है, ये था मेरा इक्वेशन 1, ये है मेरा इक्वेशन 2। तो 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, 1 डिवाइड बाई 2 कर दो, क्या आ जाएगा? T 99.9% बाई T हाफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2.303 बाई के इंटू 3, 2.303 बाई के इंटू 0.301। ठीक है, तो ये देखो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, क्या बचा? ये 10 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा? 10। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ T 99.9% इक्वल्स टू 10 ऑफ T हाफ। ठीक है, तो यही मेरे को प्रूफ करना था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ अ chemical reaction at a given temperature is 2.3 into 10 to the power minus 5 liter per mole per second. What is the order of the reaction? तो फिर से मेरे को रेट कांस्टेंट की यूनिट दी गई है, मतलब वैल्यू दी गई है और मेरे को ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा है। तो मुझे पता है जब भी रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल पर सेकेंड, तो वो कौन सा ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अच्छे से लिखना कि द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 2, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेटेड rate law of a zeroth order reaction R goes to P, show that half life of the reaction is directly proportional to the initial molar concentration of the reactant. मेरे को बोला है कि जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए ये प्रूव करो कि T half is proportional to initial concentration of the reactant। और मुझे कहाँ से स्टार्ट करने को बोला है? मुझे स्टार्ट करने बोला है रेट लॉ एक्सप्रेशन से। तो मुझे पता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है। वी नो दैट इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज KT इक्वल्स टू A0 माइनस A। अब मुझे क्या निकालना है? T हाफ। तो एट T इक्वल्स टू T हाफ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? फाइनल कंसंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू A0 बाय 2। बस इसको यहाँ पे पुट कर दो, क्या आ जाएगा? KT हाफ इक्वल्स टू A0 माइनस A0 बाय 2। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा क्या आ जाएगा? KT हाफ इक्वल्स टू A0 बाय 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ T हाफ इक्वल्स टू A0 बाय ट्वाइस K, है ना। अब मेरे को पता है ये जो रेट है, रेट कांस्टेंट K है, ये क्या है? कांस्टेंट है, और ये 2 भी क्या है? कांस्टेंट है। तो जब मैं कांस्टेंट को रिमूव करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? T हाफ प्रोपोर्शनल टू A0। और A0 किसको रिप्रेजेंट करता है? A0 रिप्रेजेंट्स द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, हेंस वी कैन से T हाफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द initial concentration of the reactant, hence proved. Next, show that slope of ln k against 1 by t is minus Ea by r। मेरे को क्या प्रूव करना है कि ln k वर्सेस 1 by t का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो स्लोप जो होगा वो क्या होगा? माइनस Ea by r होगा। तो सबसे पहले जब भी मेरे को ग्राफ का कोई क्वेश्चन दे दे तो सबसे पहले इन दोनों को रिलेट करने वाली इक्वेशन लिख लेना, ठीक है। तो मेरे को पता है इन दोनों को कौन सा इक्वेशन रिलेट करता है? आर्हेनियस इक्वेशन रिलेट करता है। और आर्हेनियस इक्वेशन क्या था? ln k इक्वल्स टू था। अब देखो ये क्या है? y एक्सिस में ये क्या है? 1 बाई टी x एक्सिस में है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? c को। तो माइनस Ea बाई आर किसको रिप्रेजेंट करेगा? m को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ही मेरे को इस इक्वेशन को लिख के बस बता देना है कि यहाँ पे माइनस Ea बाई आर किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर ए रिएक्शन twice A plus goes to 4B plus C, the concentration of B is increased by 5 into 10 to the power minus 3 mole per liter in 10 second. Calculate the rate of disappearance of A। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लूँगा? रेट लिख लूँगा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन B और A। तो मेरे को B को और A को देखना है। तो A के टर्म्स में जब मैं लिखता हूँ ये क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? B के टर्म्स में 1/4 dB बाय dt। अब मुझे क्या गिवन है? मेरे को ये गिवन है और मेरे को ये निकालना है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, ठीक है। तो क्या निकालना है? ये निकालना है माइनस dA बाय dt। इसी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2/4, ठीक है। dB चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है? 5 into 10 to the power minus 3। टाइम गिवन कितना है? 10 सेकेंड्स।
तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा क्या आ जाएगा 1/2, ये 2 से 2.5 टाइम्स, ये 10 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴। अच्छा ये क्या है, रेट है, तो यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ रेट कांस्टेंट इतना। तो मुझे क्या गिवन है, रेट कांस्टेंट गिवन है, हाफ लाइफ निकालना है। तो मुझे पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ और रेट कांस्टेंट का रिलेशन क्या है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई के। तो ये क्या हो जाएगा 0.693 बाई 2.31 इंटू 10⁻⁻14। तो ये क्या हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाएगा ये ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 0.3 टाइम कटेगा और ये ऊपर जाएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, मुझे गिवन है कि शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 3/4 ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ टी हाफ, मतलब हाफ ऑफ द रिएक्शन। फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना है, 3/4 इज व्हाट ट्वाइस टी हाफ। तो टी 3/4 मतलब क्या हो जाएगा, क्या लिख लूँगा 2.303 बाई के लॉग। अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को 1 मान लेता हूँ तो आफ्टर दिस टाइम हाउ मच ऑफ द रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट। तो इनिशियल था 1 में से इतना रिएक्ट कर चुका है, 3/4 कितना बाकी गया बचा 1/4। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ। अच्छा तो ये ना थोड़ा सा दिखाई देना, तो इसको log 4। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2.303 बाई के log 2 का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2.303 इंटू log 2 बाई के। और ये किसके बराबर है, याद करो ये किसके बराबर है, ये क्या है, ये है टी हाफ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ये टी हाफ है ना, 2.303 इंटू लॉग 2 कितना 0.693, 0.693 बाई के किसको रिप्रेजेंट करता है, टी हाफ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से मैं प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, हाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ। तो मैं मान लेता हूँ रिएक्शन क्या है, A गोज टू P, और ये कैसा रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर। अगर मैं इनिशियल रेट एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा K A⁻², है ना, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब मुझे कहता है कि अगर मैं इस कंसंट्रेशन क्या कर देता हूँ, इसकी कंसंट्रेशन हाफ कर देता हूँ, तो रेट क्या हो जाएगा, तो R डैश इक्वल्स टू K हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 R हो जाएगा। तो जब मैं कंसंट्रेशन हाफ करता हूँ, रेट कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, मतलब 1/4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट। ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, ऑर्डर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन गिवन है और इसके रेट लॉ मैं कैसे लिख सकता हूँ, K A⁻x B⁻y, क्योंकि मुझे पता है ये x और y जो है ये मैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करता हूँ, मैं स्टोइकियोमेट्री को देख के बता नहीं सकता कि x क्या होगा y क्या होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा x प्लस y। तो दैट्स इट, किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज द मिनिमम एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट स्पीसीज इन ऑर्डर टू अटेंड थ्रेशोल्ड एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो इसको
ग्राफ से समझ लेता हूँ। तो देखो ये है एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो अगर ये क्या है, यहाँ पे है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट सो दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गई अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जो एनर्जी हो गई रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, और बाकी ये जो बची, ये जो एनर्जी है ये क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि किसी भी रिएक्टेंट को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू ऑकर, रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिसे हम क्या कह देते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये क्या है, ये जो है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद होगी, उसको मैं क्या कह देता हूँ, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और इतनी एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, इट इज द excess amount of energy which the reactant must require in order to attain threshold energy to get converted into product। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये ग्राफ बस समझाने के लिए था, आप लोग को बस इतना लिखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। ये एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन राइट द डिफरेंशियल रेट। तो डिफरेंशियल रेट लिख दो, क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाय डी टी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी के ए टू द पावर एक्स। सिंस मुझे ऑर्डर नहीं पता, तो x क्या है, x रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, इट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में पर सेकेंड में कितने कॉलिजन्स हो रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब सपोज ये क्या है, 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, ठीक है, ये क्या है, 1 सेंटीमीटर का क्यूब है। तो इस यूनिट वॉल्यूम में पर सेकेंड में कितने कॉलिजन्स हो रहे हैं, कितने बार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, उसी को हम कह देते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, मेंशन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, गिव वन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि 2 एग्जांपल्स हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक में। एक तो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, और दूसरा इन्वर्शन ऑफ कैन शुगर। तो यहाँ पे आप सबसे पहला वाला एग्जाम्पल लिख देना, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। तो एस्टर क्या लेता हूँ मैं, इथाइल एसीटेट ले लेता हूँ। जब इथाइल एसीटेट का मैं हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ किसमें, एसिडिक मीडियम में, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलता है, एसिटिक एसिड और इथानॉल। तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे अपन जो वाटर लेते हैं वो किस में लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं। तो इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपन द कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को बताना है। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स
40 मिनट्स फॉर 20% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट्स इट्स हाफ लाइफ पीरियड। कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 20% डिकम्पोजिशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो क्या है 40 मिनट्स। तो मुझे पूछा है हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा। तो मैं क्या करूँगा, T 20% पहले निकाल लूँगा। क्या हो जाता है ये 2.303 बाई के लॉग 20% कंप्लीट हो गया है, कितना बाकी है 80, और T 50 क्या होता है 2.303 बाई के लॉग 100 बाई 50। इसको मैं 1 दे दूंगा, इसको मैं 2 कह दूंगा, तो 1 डिवाइड बाई 2 करो तो क्या हो जाएगा T20 बाई T50%, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग 100 बाई 80, 2.303 बाई के लॉग 100 बाई 50, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करता हूँ देखो क्या होता है, ये गया, ऊपर क्या बचा लॉग 100 बाई 80, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 बाई 8, नीचे में क्या लिख सकता हूँ लॉग 2। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ लॉग 10 माइनस लॉग 8 बाई लॉग 2। अच्छा 1 माइनस लॉग 8 का मतलब क्या 2 इंटू लॉग 3 बाई लॉग 2। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.301 इंटू लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3 के बराबर होती है। तो ये नीचे हो जाएगा 0.301, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा आंसर 0.1 बाई 0.301, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। तो क्या आ गया T 20% इक्वल्स टू T 50%। तो T 50 मुझे निकालना है T 50, तो ये क्या हो जाएगा T 20। तो T 20% कितना था 40 मिनट्स, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ये 120 मिनट्स के आसपास आ जाएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसके आसपास रहेगी वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली 0.1 नहीं होगा, 0.1 से ये क्या होगा मतलब कुछ ज़्यादा कम होगा। तो अल्टीमेटली ये जो होगा ना, ये वैल्यू कुछ ज़्यादा होगी, तो उतना कैलकुलेशन मतलब कर लेना, ठीक है। अब कहता है फॉर द रिएक्शन R goes to P, the rate becomes 4 times faster when the concentration of the reactant R is double at a given temperature. What is the order of the reaction? मुझे कहता है सपोज R goes to P एक रिएक्शन है, तो इसका ऑर्डर मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, इसको X लिख लेता हूँ। अब कहता है कि अगर मैं R की कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूँ तो नया रेट कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। तो R डैश जो है इसकी कंसंट्रेशन को मैं ट्वाइस R कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाता है ट्वाइस, ये R डैश कितना हो जाएगा ट्वाइस R के बराबर हो जाएगा, 4R। द रेट बिकम्स 4 टाइम्स। अब क्या करो 1/2 कर दो। तो 1/2 करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा K R टू द पावर X। 2 बाहर आ जाएगा, 2 टू द पावर X, क्या बचेगा K R टू द पावर X गया, तो ये क्या हो गया 2X इक्वल्स टू 4। तो X इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 2। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कंस्टेंट्स। तो मुझे रेट कंस्टेंट गिवन है और मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, मुझे आइडेंटिफाई करना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो K की रेट कंस्टेंट की यूनिट क्या है मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड, मतलब ये क्या ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब फर्स्ट ऑर्डर। अब पूछता है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ए टू बी। ए टू बी का जो कन्वर्जन है फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज 4 टाइम्स, हाउ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी विल बी अफेक्टेड। ठीक है, अब पूछता है कि if concentration of A is increased 4 times, how the rate of formation of B will be affected। तो देखो अगर concentration of A is increased 4 times तो रेट कितना इंक्रीज हो जाएगा, देखो तो रेट क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल्स टू K 4A स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 मतलब 16R हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 16 टाइम्स बढ़ेगी। अगर रेट ऑफ रिएक्शन 16 टाइम्स बढ़ रही है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, वो भी 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिफाइन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ये अपन ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है। ठीक है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन वेरिएशन इन कंसंट्रेशन LNR वर्सेस टाइम प्लॉट इज सोन बिलो। तो मेरे को फिर से एक प्लॉट गिवन है और मुझे फिर से दिख रहा है ये किसका प्लॉट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का प्लॉट है। तो फिर से क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड मुझे क्या पूछता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सेम क्वेश्चन है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टाइम यहाँ पे मिनट में है तो रेट कांस्टेंट का यूनिट पर मिनट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज हाफ ऑफ द initial concentration of the reactant is half of the original concentration, how will T half change। तो मुझे पता है T half जो है it is given by 0.693 by K। मतलब फर्स्ट ऑर्डर का जो T half होता है क्या वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, नहीं करता। तो तुम इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करो, हाफ करो, 4 टाइम्स करो, 10 टाइम्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा T half की वैल्यू पर। मतलब यहाँ पे T half will remain what, constant। T half will remain constant, why, because it is independent of initial concentration of the reactant in case of first order reaction। अब देखो मुझे क्या पूछा है, ड्रॉ द प्लॉट ऑफ log R on by R versus time in seconds। तो सबसे पहले जब भी मेरे को ग्राफ प्लॉट करना होता है तो मेरे को किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, सबसे पहले वो चेक करना है क्या है, R नॉट बाई R वर्सेस टाइम इन सेकेंड्स, यही है। अब देखो पहले मेरे को क्या लेना है, फर्स्ट स्टेप किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने का, जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको कहाँ ले लो, एक्स एक्सिस में ले लो। किस में ले लो, एक्स एक्सिस में। और जो राइट हैंड साइड में है वो वाई एक्सिस में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन आ जाएगा, लॉग R नॉट बाय R और इधर क्या आ जाएगा, टाइम इन सेकेंड। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में मेरे को क्या करना है, इन दोनों को रिलेट करने वाली इक्वेशन लिखना है। तो मुझे पता है इन दोनों को रिलेट करने वाली इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है, ये वाली इक्वेशन इनको रिलेट करती है। ठीक है ना। तो अब मेरे को जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको, मतलब जो वाई एक्सिस में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आना। फर्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड वाले को वाई एक्सिस, राइट हैंड साइड वाले को एक्स एक्सिस। सेकेंड स्टेप में इन दोनों को रिलेट करने वाले इक्वेशन को लिखना है। फिर जो मैंने वाई एक्सिस में लिया है उसको मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाना है। तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के टी बाई 2.303। तो देखो ये क्या हो गया, y। अच्छा ये क्या है, x, मतलब ये क्या है, m। क्या इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट नहीं है। मतलब हमारा जो कर्व स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। सेकेंड बात, यहाँ पे स्लोप कैसा नजर आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे जो कर्व होगा वो कैसा हो जाएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू हो जाएगी k बाई 2.303। तो इस तरह से अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर दिस एंड दिस, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। तो मुझे रेट कांस्टेंट गिवन है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो मुझे पता है क्या था फॉर्मूला, लॉग K2 बाई K1 इक्वल्स टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो जो भी एक्टिवेशन एनर्जी वाले प्रॉब्लम्स होते हैं ना, थोड़ा कैलकुलेशन होता है उसमें। तो K2 यहाँ पे क्या है, अगर मैं K2 किसको मान लूँ 700 को, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 0.07 ये अगर T2 है, ये अगर T1 है, तो ये K1 और ये K2, ठीक है। तो K2 क्या हो गया, ये K1 हो गया। ये एक्टिवेशन एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है 2.303, R की वैल्यू मुझे पता है क्या है 8.314। T1 कितना है, T1 है 500 माइनस 1 बाई 700। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 18.2 किलो जूल के आसपास आएगी, 18.2 किलो जूल के आसपास आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, कि एक सर्टेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 20 minutes at 300 Kelvin and the same reaction is again 50% complete in 5 minutes at 350 Kelvin. Calculate the activation energy if the reaction is of first order. तो बोलता है देखो एक रिएक्शन है जिसका मुझे क्या दिया हुआ है, वही T50 T, तो देखो एक्सप्रेशन लिख लो, ठीक है। तो K at 300 Kelvin कितना हो जाएगा 2.303 बाई T कितना है 20 इंटू लॉग 100 बाई 50, 100 बाई 50। वैसे ही K 350 केल्विन पे क्या हो जाएगा 2.303 5 लॉग 100 बाई 50 1 2 1/2 करो, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, या फिर 2/1 कर दो, 2/1 कर दो, क्या आ जाएगा K 350 बाई K 300। तो ये जब सॉल्व करूँगा क्या हो जाएगा, ये 350 तो 2.303 बाई 5 इंटू लॉग 2.303 बाई 20 इंटू लॉग 2। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो ये क्या चला जाएगा ऊपर चला, ये 4 टाइम्स, तो क्या हो गया K 350 बाई K 300 इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है। ये मेरे को रेट कंस्टेंट्स का रेशियो मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है लॉग K 350 बाई लॉग K क्या है 300 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 कौन सा है, T1 है ये, और T2 क्या है ऊपर वाला, है ना। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे लॉग इसकी वैल्यू पुट कर देना 4 EA बाई 2.303, R की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.314, और ये क्या हो जाएगा 350 माइनस 300 बाई क्या 350 इंटू 300। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल्स टू 24.2 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिसमें अमोनिया और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है टू गिव नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज इतना,
कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसेपरेशन ऑफ NH3 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो क्या गिवन है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, सबसे पहले तो ये रेट लिख लो। कैसे लिखते हो रेट? 1/4 माइनस DNH3/dt है ना, इक्वल्स टू 1/5 ये ऐसे लिख सकते हो। अब मुझे क्या गिवन है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO मुझे गिवन है ये वाला पोर्शन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सबसे पहले देखो NH3 को रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू, यहाँ पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ? इसकी वैल्यू कितनी है? 3.6 इंटू 10⁻³ तो ये किस में आ जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड में मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। 3.6। अब देखो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। तो D 1/4 D NH3 ये किसके बराबर होगा? 1/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ तो DNH3/dt क्या हो जाएगा? 4 इधर चला जाएगा, 4 कैंसिल, तो 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3। वैसे सिमिलरली जब मेरे को फॉर्मेशन ऑफ H2O निकालना है तो मैं किसको बराबर, इसको किसके बराबर रख दूंगा? R के बराबर रख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो जाएगा 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ ऐसा ही था ना कुछ, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन इज SO2Cl2 goes to SO2 plus Cl2 is first order reaction with half life period इतना at 320 degree Celsius. What percentage of SO2Cl2 would be decomposed on heating at 320 degree Celsius for 20 minutes? तो यहाँ पे मेरे को परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड निकालना है। तो कैसे करना है? देखो यहाँ पे हाफ लाइफ गिवन है, कितना गिवन है? 3.15 इंटू 10⁻⁻⁴। तो क्या इससे मेरा रेट कांस्टेंट निकल जाएगा? हाँ, कितना आ जाएगा? K इक्वल्स टू 0.693 बाई 3.15 इंटू 10⁻⁴ आ गया। नेक्स्ट है कि परसेंटेज ऑफ वोट, तो मुझे पता है लॉग A0/A इक्वल्स टू क्या होता है, या फिर ये क्या हो जाएगा? ln A0/A इक्वल्स टू KT, और KT कितना हो जाएगा? 0.693 इंटू डिवाइड बाई 3.15 इंटू 10⁻⁴ इंटू टाइम कितना बोला है? 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू थी वो किस में थी? सेकंड्स में थी, ठीक है। समझ में आया? तो इसको जब मैं निकालूंगा, इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी 1.7 के आसपास निकल के आएगी। तो क्या वैल्यू आ गई? ln A0/A किसके ठीक है 1.7। तो अब जब मैं A0/A करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? E - 1.7
और इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.47। तो ये जो आ गई ये A0/A। अब A/A0 करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/5.47, है ना। तो ये आ जाएगा 0.18। मतलब ये क्या है, इतना परसेंटेज, मतलब देख लो A इक्वल्स टू 0.18 A0, ठीक है। तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ A कितना है, इतना है। इनिशियल कितना था A0, कितना रिएक्ट हुआ, A0 माइनस 0.1 A0, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 0.72 A0, ठीक है। ये इतना रिएक्ट हो चुका है, ये कितना होगा 82। तो मैं कह सकता हूँ 82% जो रिएक्टेंट है हमारा रिएक्ट हो चुका है, 82% डिकम्पोज हो चुका है। फिर से देखो मैंने क्या बोला, यहाँ तक समझ में आया सभी को, ये कैलकुलेशन है। अब ये A रिप्रेजेंट करता है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को, ठीक है। तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या है 0.18 इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन। अब अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को 1 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ, तो मेरा फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 0.18। तो कितना, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब कितना अमाउंट रिएक्ट हो चुका है 0.82। तो ये तो इतना क्या हो चुका है अमाउंट रिएक्टेड। अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो मतलब 82% डिकम्पोजिशन हो चुका है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन 0.24 molar is reduced to 0.12 molar, reduced to in 10 hours and 0.06 in 20 hours. What is rate constant of the reaction? तो देखो क्या कहा है कि 0.24 से किस में रिड्यूस हो गया 0.12 में, कितने में 10 आवर्स में, और किस में रिड्यूस हो जाता है 0.06 मोलर में, उसको कितना टाइम लगता है 20 आवर्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में 10 लेता है, यहाँ से यहाँ जाने में 20 लगता है। तो मैं कह सकता हूँ ये कितना होगा 10 आवर्स। तो देखो ये इसका हाफ लाइफ और ये इसका, तो कंसंट्रेशन चेंज करने के बाद क्या हाफ लाइफ पे कोई इफेक्ट आया, नहीं आया। मतलब इफ कंसंट्रेशन इज चेंज बट हाफ लाइफ रिमेन्स कंस्टेंट, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इससे मुझे पता चल गया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। अब मुझे क्या पूछता है रेट कांस्टेंट निकालना है। तो मुझे पता है कि जब भी मुझे दो डिफरेंट कंसंट्रेशंस डिफरेंट टाइम पे दी गई हो तो उसका रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तो क्या था K इक्वल्स टू 2.303, क्या था T2 माइनस T1 इक्वल्स इंटू लॉग A1 बाई A2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2.303 आवर्स है ना। तो T2 क्या है 20 माइनस 10। इनिशियली A1 क्या हो जाएगा, A1 है 0.12 और ये हो जाएगा 0.06, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा 6 12, तो ये 2 टाइम्स गया तो कितना बजा 2.303 बाई 10 log 2। तो ये क्या है 0.693 बाई 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.06 पर आवर रेट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे आवर में पुट करा है तो रेट कंस्टेंट जो आएगा उसकी यूनिट हो जाएगी पर आवर। द रेट कंस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज गिवन दैट इज 3 × 10⁻² पर मिनट। व्हाट इज द ऑर्डर? तो यूनिट क्या है? पर मिनट। कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो यही था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। विद दिस आई रैप अप टुडेज लेक्चर। थैंक यू। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है और अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।